हमारा टॉपिक वो टॉपिक है जिसमें आप कह लो कि इंडिविजुअल की जितनी थ्योरी है ना वो है टैक्स कब देना है, किस तारीख को देना है। जिस दिन अगर डेट टैक्स की जो डेट पड़ रही है उसको अगर नहीं देंगे तो क्या होगा फॉर इंडिविजुअल्स। क्योंकि हम अभी इंडिविजुअल्स पढ़ रहे थे, तो इंडिविजुअल्स को टैक्स कब देना है, कितना देना है, ये तो हमें निकालने आता है ना। कंपटीशन ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स हमें आती है। अब एनआईसी भी हमें आती है। तो भाई एनआईसी और इनकम टैक्स की पेमेंट्स कब होंगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। चीजें सब पूरे टेक्स्ट में याद रखने वाली ही हैं, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा याद रखने वाली हैं। ठीक है। तो भाई देखो, एक बात याद रखना, ये टैक्स का जो सिस्टम है जिसको आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हो, इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। सेल्फ असेसमेंट सिस्टम इज द सिस्टम फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स विच इज नॉट डिडक्टेड अंडर पेई। या तो गवर्नमेंट का पेई सिस्टम चलता है कि आपकी सैलरी आपको मिलती ही नेट है, टैक्स कट जाता है, बाद में सैलरी मिलती है। या फिर आपको खुद से अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम वो एक इनकम है जो पेई सिस्टम पे चलती है। पेई सिस्टम मतलब आपको सैलरी नेट मिलती है, टैक्स कट के मिलती है। तो ये तो आसान है। लेकिन जो बाकी इनकम है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है, हमें खुद से हुकूमत को टैक्स पहुंचाना होता है, रिटर्न भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स की डिटेल्स भेजनी पड़ती हैं कि हे गवर्नमेंट हमने इतना कमाया है, हे गवर्नमेंट हमें इतना टैक्स हम पे बना है, हे गवर्नमेंट इतना हम टैक्स देंगे। ये सब खुद करना पड़ता है। तो ये फाइलिंग रिटर्न्स, ये सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न नहीं है, यह है रिटर्न्स की डेट। रिटर्न मतलब वो गवर्नमेंट का फॉर्म जिसको आप भर के गवर्नमेंट को डिटेल्स भेजते हैं। रिटर्न्स की डेट फिक्स है। आप रिटर्न्स ऑनलाइन भी भर सकते हैं, आप रिटर्न्स मैनुअल भी जमा करवा सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो अगर आप पेपर रिटर्न पुराने दौर के आदमी हैं और पेपर रिटर्न जमा करवाते हैं कि मैं तो भाई गवर्नमेंट को जाके ही जमा करवाऊंगा, तो आपके लिए रिटर्न जमा करवाने की जो डेट है जो आप सबको याद हो जानी चाहिए वो है 31 अक्टूबर 2023। रिटर्न में होता क्या है, रिटर्न में आपकी इनकम की कंप्यूटेशन और टैक्स की कंप्यूटेशन होती है। आप अगर रिटर्न मैनुअल जमा करवा रहे हैं, पेपर पे बना हुआ रिटर्न हार्ड कॉपी जमा करवा रहे हैं, तो आपको रिटर्न कब तक जमा करवाना है, नॉट लेटर देन, नॉट लेटर देन 31 अक्टूबर 2023। और अगर आप 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, और डेफिनेटली हम ऑनलाइन रिटर्न जमा करवाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में भी रिटर्न ऑनलाइन जमा होते हैं, तो हमारे पास यूके में ऑनलाइन रिटर्न जमा करवाने वालों की तारीख है 31 जनवरी 2024। ऑनलाइन रिटर्न जमा कराने वालों को ज्यादा मार्जिन दिया गया है। ठीक है। अब हमारा टैक्स ईयर हमें पता है 22-23 है, 22-23 के लिए ये डेट्स हैं। अब एक बात समझो, एक बंदा है वो ऑनलाइन रिटर्न जमा करवाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 तक रिटर्न जमा करवा देना है। इससे लेट करेगा तो फाइन होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स ईयर जैसे ही खत्म हुआ ना, गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेजा। गवर्नमेंट का भाई आप पे हमें डाउट है, आप हमें जल्दी से रिटर्न जमा कराओ। आप पे हमें डाउट है, आप हमें जल्दी से रिटर्न जमा कराओ। आपने कहा हे गवर्नमेंट क्या हो गया,
मैं ऑनलाइन जमा कराऊंगा 31 जनवरी 2024 तक, इंतजार फरमाओ। गवर्नमेंट कह रही है बेटा टैक्स ईयर खत्म हो गया, जल्दी से रिटर्न जमा कराओ। यानी टैक्स ईयर खत्म हुआ कब? 6/4/22 से 5/4/23 पे गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेजा कि बेटा रिटर्न जमा कराओ। इस दिन ही टैक्स ईयर खत्म होते ही आपको नोटिस मिल गया कि बेटा टैक्स रिटर्न जमा कराओ। आपने कहा इंतजार फरमाओ। आपने ऐसा क्यों कहा? आपने कहा बेटा गवर्नमेंट, आज है 5 अप्रैल 2023, मैं ऑनलाइन रिटर्न जमा कराने वाला बंदा हूं, तो आई एम गोइंग टू सबमिट माई रिटर्न बाय 31 जनवरी 2024, इंतजार करो। गवर्नमेंट का अच्छा, हमसे पंगा। उन्होंने बना लिया कानून कि भाई देखो नॉर्मल सिनेरियो में तो अगर पेपर रिटर्न है तो 31 अक्टूबर, ऑनलाइन रिटर्न है तो अगले साल की 31 जनवरी। लेकिन अगर हम नोटिस भेजेंगे, बदमाश हम हैं, अगर हम नोटिस भेजेगा तो आपने 3 महीने के अंदर रिटर्न जमा करवा देना है। वी आर नॉट गोइंग टू वेट टिल द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, वी आर नॉट गोइंग टू वेट टिल द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अगर हम गवर्नमेंट आपसे बोलते हैं बेटा रिटर्न जमा कराओ, तो विद इन 3 मंथ्स आपको रिटर्न जमा करवा देना है। आपकी ड्यू डेट वो 31 जनवरी वाली या 31 अक्टूबर वाली लैप्स हो जाएगी। हमने मांगा है तो 3 महीने में रिटर्न दे दो। ये है रिटर्न की कहानी। यहां तक एनी क्वेश्चन? HMRC आपके पास रिटर्न आपसे लेती है तो HMRC हैज 9 months फ्रॉम द रिसिप्ट टू करेक्ट एरर्स। HMRC के बाद 9 महीने होते हैं मिस्टेक सही करने के लिए, जबकि टैक्स पेयर हैज 12 months आफ्टर ड्यू फाइलिंग डेट टू इन्फॉर्म HMRC दैट रिटर्न शुड बी अमेंडेड। मतलब ये है, जरा समझना, एक बंदे ने रिटर्न जमा कराया। अब याद रखना ऑडिट या चेकिंग एक एक रिटर्न की नहीं होती। ऑडिट सिलेक्टेड लोगों का होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने रिटर्न जमा करवा दिया और गवर्नमेंट ने आपको ऑडिट के लिए नहीं बुलाया, इसका मतलब गवर्नमेंट का ये क्लियरिफिकेशन है कि आपका सब कुछ ओके है। अब थोड़ा टाइम गुजरा, आपको पता चल गया कि यार जो पिछला रिटर्न मैंने जमा करवाया है ना, उसमें कोई ब्लेंडर हो गया है, कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से इनकम और टैक्स की वर्किंग गलत जमा हो गई है। अब रिटर्न तो जमा करवा दिया है, दो रास्ते हैं, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, या दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट को बता दो कि ये गवर्नमेंट पिछला रिटर्न गलत हो गया था यार, ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो क्या हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं बगैर कोई पेनल्टी वेनल्टी हम पे पड़े? तो जी हाँ, आपके पास 1 साल का टाइम है रिटर्न की ड्यू डेट से, कि अगर उस साल में आपको पता चले कि आपके रिटर्न में कोई मसला है तो यू कैन इन्फॉर्म गवर्नमेंट अबाउट द अमेंडमेंट्स। और हमारे टैक्स ईयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जो कि बाय डिफॉल्ट है, उसके सीन में हमारे पास जो डेट होगी अमेंडमेंट की वो होगी 31 जनवरी 2025। बात समझ आती है? के बाद एक ऐसा इंसान जिसने आज तक कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया था, यानी वो चार्जेबल था ही नहीं, यानी वो कमाता ही नहीं था, जब वो कमाता था तो पर्सनल अलाउंस से नीचे नीचे 12,570 से नीचे नीचे कमाता था। यानी उसमें आज तक टैक्स ईयर हमारा जो चल रहा है 22-23 तक उस पे टैक्स बना ही नहीं था। ही वॉज नॉट चार्जेबल टिल आर टैक्स ईयर। अब अचानक से उस पर टैक्स लगा, यानी अचानक से उसकी इनकम शुरू हुई, उस पर टैक्स आना शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट तो उसको नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी ना कि ये बंदा भी टैक्स देगा, क्योंकि ये तो चार्जेबल था ही नहीं पहले से। तो ऐसे सिनेरियोज जहां पे
आप फर्स्ट टाइमर होते हो, पहली मर्तबा आप पे टैक्स चार्ज होता है, तो आप अगर टैक्स ईयर 22-23 पे खड़े हो और आप पे फर्स्ट टाइम टैक्स चार्ज हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा इन्फॉर्म। अगर पर्सनल अलाउंस से ज्यादा इनकम हो गई है, यानी आप चार्जेबल पर्सन बन गए हो, देन ओनली यू नीड टू इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट। यानी पहले गवर्नमेंट को क्या बताएंगे, ए गवर्नमेंट, मैं पहले टैक्स नेट में एग्जेम्प्ट था, मैं या तो एग्जेम्प्ट इनकम कमाता था या पर्सनल अलाउंस से नीचे नीचे ही मेरा सब कुछ हो जाता था, लेकिन ए गवर्नमेंट, टैक्स ईयर 22-23 वो लकी साल है जिसमें मैं टैक्स दूंगा, ए गवर्नमेंट में टैक्स दूंगा तुम्हें। तो 5 अक्टूबर 2023 तक गवर्नमेंट को नोटिफाई करेंगे आप कि ए गवर्नमेंट अपन भी टैक्स देगा, इस दफा पहली बार। तो ये हमने 4 बॉक्सेस को डिस्कस करा। एनी क्वेश्चंस? नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स की। टैक्स की पेमेंट होती है तो कैसे होती है, ठीक है? हाउ वी आर गोइंग टू पे द टैक्स। बहुत आसान है। टैक्स की पेमेंट के 2 मेथड्स हैं, ठीक है? जरा ध्यान से देखना। इसको हम कहते हैं पीओए, पेमेंट ऑन अकाउंट। अगर आपने किट स्टार्ट कर दी है तो डेफिनेटली आपको ये नजर आ रहा होगा, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स में ये आता है, पेमेंट ऑन अकाउंट, पेमेंट ऑन अकाउंट, पेमेंट ऑन अकाउंट एंड बैलेंसिंग पेमेंट। ये हम पढ़ रहे हैं पेमेंट ऑफ टैक्स का टॉपिक। इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल जो हम निकालते हैं, उसकी पेमेंट कैसे होती है? तो उसकी पेमेंट भाई टुकड़ों में होती है, इंस्टॉलमेंट्स में होती है। याद रखना, हर साल जो भी इनकम टैक्स आता है उसकी पेमेंट 2 टुकड़ों में की जाती है। क्या की जाती है? हर साल जो इनकम टैक्स आता है उसकी पेमेंट 2 टुकड़ों में की जाती है। पहला कहलाता है POA 1, पेमेंट ऑन अकाउंट 1। दूसरा यानी 2 इंस्टॉलमेंट में, 2 टुकड़ों मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में हम टैक्स पे करेंगे। अपना टैक्स ईयर है 22-23, 22-23। 22-23 के लिए पेमेंट ऑन अकाउंट 1 यानी पहली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 31 जनवरी। कौन सी डेट को? 31 जनवरी 2022। और पेमेंट ऑन अकाउंट यानी दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2022। ठीक है? एक मिनट में इसको लिख दूं, जरा ये आउट हो गया। 2023। ठीक है? तो मैंने सही लिख दिया है। 31 जनवरी 2023 को पहली इंस्टॉलमेंट और 31 जुलाई 2023 को दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। ये बात समझ आती है? डेट समझ आती है? अब इस डेट में एक मसला है, क्या वो मसला आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं? ये डेट बिल्कुल सही लिखी हुई है अभी स्क्रीन पे आपके, कि पहली इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी को होगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 जुलाई को होगी और 2023 में ही होंगी। इन डेट्स को जरा सुकून से देखो, आपको एक मसला नजर आएगा, आना चाहिए। क्या मसला है इस डेट के साथ? दूसरी वाली टैक्स ईयर के बाहर है। दूसरी टैक्स ईयर के बाहर है और पहली वाली टैक्स ईयर के अंदर है। मसला पता है? हाँ। मसला टैक्स ईयर के बाहर वाली का नहीं है, मसला टैक्स ईयर के अंदर वाली का है
कैसे मसला है जरा देखना। सर मसला पता है क्या है? मसला ये है कि देखें टैक्स ईयर चलता है 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 23 तक। सर टैक्स ईयर खत्म हुआ नहीं है, गांव बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ गए हैं पेमेंट ऑफ अकाउंट मांगने। पीओए टैक्स ईयर में पे हो रही है भाई। पीओए 1 टैक्स ईयर में पे हो रही है। पीओए 2 चलो अच्छी बच्ची है, वो टैक्स ईयर के बाद पे हो रही है। सर गांव बसा नहीं है, टैक्स ईयर खत्म नहीं हुआ अभी। अब मैं जनवरी पे खड़ा हूँ, रियलिटी में देखो ये तो पेपर है ना कि आपको पूरे साल का डेटा गिवन होता है। सच्ची मुच्ची में आपकी जिंदगी में आप 31 जनवरी को खड़े हो, आपको क्या पता अगले 3 महीने में आप क्या कमाओगे? आप किस बेसिस पे पीओए दोगे? ये सबसे बड़ा मसला है। सर गांव बसा नहीं है, टैक्स वाले आ गए हैं, यानी टैक्स ईयर खत्म नहीं हुआ, मैं एडवांस में टैक्स किस बेसिस पे दूं? तो इसका रूल है, हम किस टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं लोगों? हम 22-23 का बात करे हैं। हम किस टैक्स ईयर का बात करे हैं? 22-23 का बात करे हैं। तो भाई याद रखना पीओए हमेशा 22-23 का पीओए पे करोगे, बेस्ड ऑन दी वैल्यूज या फिगर्स ऑफ पिछला टैक्स ईयर। यानी पीओए एक टैक्स ईयर में और दूसरा टैक्स ईयर के बाद में होता है, लेकिन वो वैल्यूज जिस टैक्स ईयर का वो है ना, 22-23 का वो पीओए है ना, वो 22-23 की वैल्यूज पे कैलकुलेट नहीं होता, वो पिछले साल। अब सर जनवरी वाला तो चलो ठीक है, पिछला जुलाई वाला भी तो, हाँ भाई हाँ, दोनों पीओए, दोनों पीओए, दोनों पीओए पिछले टैक्स ईयर। हम 22-23 पे ही पेपर में खड़े होंगे, तो पिछला साल होगा हमेशा 21-22, तो हमारे डेटा दिया होगा पिछले साल का इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फिगर्स ऑफ पीओए। ये है कहानी पीओए की हमारी जबकि हैंडआउट में टाइपिंग एरर हुआ है मुझसे डेट्स में, तो उसको जरा ध्यान से सही कर लीजिएगा। मैंने सही कर दिया है, आप देख लीजिएगा, ये हैंडआउट में लिखा हुआ भी है। पीओए 1 की डेट जनवरी 23 और जुलाई 23, ठीक है। हैंडआउट में 22 टाइप हो गई थी, तो मैंने यहाँ सही कर दी है, आप भी कर लीजिएगा। अब जब मैं पिछले साल की बेस पे एडवांस टैक्स यानी पीओए पे करूंगा, तो हो सकता है ना कि पिछला साल और इस साल के डेटा में फर्क आए। पिछले साल में लाख कमाता था, इस साल में 1.25 लाख कमाऊं। I earned 100,000 in the tax year 21-22, and this year, which is 22-23, I might earn 250,000 pounds. तो मेरा टैक्स ज्यादा हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या करूं? हाउ शुड आई डू दैट? तो एक दिन ऐसा होना चाहिए, एक दिन ऐसा टैक्स वालों को हमें देना चाहिए जिस दिन क्या होगा? जिस दिन हिसाब होगा कि भाई आपने जो पिछले साल की बेस पे वैल्यू पे की है, पिछले ईयर की बेसिस के ऊपर जो आपने हमें पीओए दिए हैं, इस साल का हिसाब बनता क्या है? आपने कम पे कर दिया है तो डिफरेंस पे करो, और ज्यादा पे कर दिया है तो फिर हमसे एडजस्टमेंट करवा लो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कैसे करेंगे? एक बैलेंसिंग पेमेंट की डेट होगी कि सब का कच्चा चिट्ठा जो है वो सबका बैठ के हिसाब होएगा, ठीक है। और बैलेंसिंग पेमेंट टैक्स ईयर के बाद जो 31 जनवरी आएगी उस दिन होती है। टैक्स ईयर के बाद 31 जनवरी इस तारीख को आएगी, यानी 22-23 की अगर मैं बैलेंसिंग पेमेंट का डेट की बात करूंगा तो वो डेट ये होगी। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ये डेट्स आपको याद रखनी है। अब हम आपको फार्मूला बताएंगे कि पीओए कैलकुलेट कैसे होता है, पिछले साल का कौन कौन सा डेटा लेते हैं और हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर बैलेंसिंग पेमेंट का फार्मूला बताऊंगा कि बैलेंसिंग पेमेंट जो है वो किस फार्मूले की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है।
अब हम इसको लिखते हैं, फार्मूला लिखूंगा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। Right. बैलेंसिंग पेमेंट का फार्मूला आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इनकम टैक्स प्लस NIC 2 प्लस NIC 4। जब NIC पढ़ रहे थे और आप अगर हैंड आउट पढ़ेंगी तो उसमें लिखा हुआ है कि NIC 2 और 4, और मैंने कल बोला भी था कि NIC 2 और 4 की पेमेंट हमेशा इनकम टैक्स के साथ होती है। तो कैसे होती है आपके सामने आज आ गया कि NIC 2 और 4 आर गोइंग टू बी पेड विद द बैलेंसिंग पेमेंट अमाउंट। तो जब भी बैलेंसिंग पेमेंट होगी तो कितना इनकम टैक्स है, कितना NIC 2 है, कितना NIC 4 है, कितना कैपिटल गेन्स टैक्स है, ये हमारा टॉपिक है, हम पढ़ते हैं इसको भी। कितना एडवांस टैक्स पेई के नाम पे दे चुके, कितना एडवांस में इंस्टॉलमेंट 1 एंड इंस्टॉलमेंट 2 के नाम पे दे चुके। इसको हटा के, इन सबको हटा के जो बचा है उसको कहते हैं बैलेंसिंग पेमेंट। यू गॉट माय पॉइंट और नो? Right. बात समझने की है। बैलेंसिंग पेमेंट के बाद क्या समझने की बात है, वो ये है कि ये सर डेटा जो बैलेंसिंग पेमेंट के लिए यूज होगा सारा, ये कौन सा डेटा यूज होगा? तो भाई बैलेंसिंग पेमेंट 22-23 के डेटा पे होगी ना, इसके लिए पिछले साल का डेटा थोड़ी यूज होगा। बैलेंसिंग पेमेंट के लिए हम कौन सा डेटा यूज करते हैं हमेशा? इस साल का। साल का। तो वो हमने लिख लिया कि जिस साल की बात है उस साल का डेटा यूज होगा बैलेंसिंग पेमेंट के लिए, और ये मैंने आपको लिख के बता दिया। ये फार्मूला बड़ा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है? इसके बगैर कहानी नहीं आगे बढ़ेगी। अब हम ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, एक सेकंड दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि भाई बैलेंसिंग पेमेंट का ये फार्मूला है, तो पेमेंट ऑन अकाउंट का फार्मूला क्या होगा? तो पेमेंट ऑफ अकाउंट का फार्मूला बड़ा आसान है, वो है इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स आया, प्लस NIC 4, इनकम टैक्स प्लस NIC 4 माइनस पेई, और POA दो होते हैं ना, 1 और 2, तो डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा वैल्यू। एक POA की भी है POA 1, दूसरा POA भी ये POA 1 की वैल्यू, POA 2 की वैल्यू। और मैंने आपको बताया कि POA हमेशा पिछले साल के डेटा की बेस पे कैलकुलेट होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. अब ये फार्मूला आपको याद करने हैं। ये वाले फार्मूले पेपर में और ये वाली डेट्स पेपर में गिवन नहीं होती, ठीक है? अब मैं जी, करूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है रॉड्रिक। रॉड्रिक में आपको ये याद रख के काम करना है। देखो हमारा टैक्स ईयर 22-23 है, आपको 22-23 बैलेंसिंग पेमेंट के लिए 22-23 का डेटा उठाने का, और POA के लिए 21-22 का डेटा उठाने का। रॉड्रिक में मैं आपसे, या हम सीखेंगे POA। POA का फॉर्मूला भी हमारे सामने है। POA हमेशा पिछले साल यानी 21-22 के डेटा पे होगा। अब मैं कैसे करूंगा? फॉर्मूला मुझे पता है, POA की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। कैसे निकालूं? तो भाई क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेक पेमेंट्स ऑन अकाउंट टैक्स लायबिलिटी 22-23 के लिए ये POA कर रहा है। इनकम टैक्स 21-22 पिछले साल का 5100 है। कोई NIC 4 नजर आ रही है? नहीं आ रही। कोई पिछले साल पेई क्या था? ये दिया था सर। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ईच POA का वैल्यू तशरीफ लाएगा कितना? हेल्प मी विद द नंबर। फिर एक सेकंड। 1925। ये मेरे पास आ गया एक POA का वैल्यू। इस तरह से हम POA निकालेंगे।
ठीक है, ये पीओए 1 है ठीक है। और ये ही पीओए 2 की वैल्यू है। पीओए 1 किस दिन पे होगा? 31 जनवरी विद इन टैक्स ईयर यानी 23। और पीओए 2 कब पे होगा? 31 जुलाई आफ्टर द टैक्स ईयर यानी वो भी 23। यहाँ तक कोई मसला? नहीं। ये अब एक सवाल है, सर क्या हर इंसान को जो यूके में रहता है उसको पीओए देना है? अब मैं अमीर हूं या गरीब, सबको ये टुकड़ों में टैक्स देना जरूरी है? एक आदमी बोले भाई मैं वन टाइम टैक्स दूंगा खलास, मेरे को ये टुकड़े बुकड़े पसंद नहीं है, तो क्या सबको पीओए करना जरूरी है? तो इसका जवाब है कि पीओए सिर्फ ये फरमाती है कि भाई आप पीओए करेंगे, क्या बोलते हैं एचएमआरसी वाले, आप पीओए करेंगे, हमें टुकड़ों में ही टैक्स चाहिए, नहीं चाहिए एक साथ, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस। यानी यूं कह लूं कि पीओए रिक्वायर्ड, पीओए ही चाहिए, टुकड़ों में ही टैक्स चाहिए भाई, टैक्स टुकड़ों में खपे टैक्स फाके, यानी टुकड़ों में ही हमें टैक्स चाहिए। वी नीड टैक्स इन 2 पार्ट्स ओनली। क्यों? उनसे, उन लोगों से जिनका आंसर हायर ऑफ से ज्यादा हो। मेरी बात समझना जरा, ठीक है? ये कैसे? हायर ऑफ अ लिमिट ऑफ 1000, ये फिक्स है, नहीं बदलेगी। एंड 20% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स निकालना शायद बचपन में, बचपन से मतलब टैक्स का बचपन, जब मैंने टैक्स पढ़ाना शुरू किया था कोर्स आपका, उस वक्त टैक्स निकालना सीखा था। ठीक है, अब हम करेंगे, ये दोनों निकालेंगे। एक टेस्ट है कि पीओए चाहिए कि नहीं चाहिए। पीओए निकालना बड़ा आसान है, लेकिन किसके लिए निकालना है ये भी पूछता है किट के अंदर। हु रिक्वायर्ड टू पे दी पीओए? तो वो लोग पीओए रिक्वायर्ड है, पहले तो हायर ऑफ निकालो। 1000 तो अपनी जगह कायम है, 1000 तो अपनी जगह मौजूद है। 20% ऑफ इनकम टैक्स, यार ये गरीब आदमी कितना कमा रहा है? इनकम टैक्स लायबिलिटीज की कितनी है? 5100 है कि नहीं है? इसका 20% डालो ना जरा। 1020। इन दोनों में से हायर कौन है? 1020। ये हायर ऑफ को बाहर रख दिया कि बेटा तू हायर है ना, तू आजा मैदान में, तू आजा मैदान में। और अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि भाई ये जो हमने निकाला ना, तू आजा, इसको हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे अपनी रेलेवेंट अमाउंट से। किससे कंपेयर करेंगे? रेलेवेंट अमाउंट है। अमाउंट से। अब रेलेवेंट अमाउंट कैसे निकलेगी? ये बड़े आसान है। रेलेवेंट अमाउंट आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, ठीक है? अब रेलेवेंट अमाउंट सर कैसे मैंने निकाली हुई है? तो ये जो आपने सॉल्व किया है ना फॉर्मूले में, इसमें ही रेलेवेंट अमाउंट वो है, ये ब्रैकेट का आंसर। ये इस ब्रैकेट का जो आंसर होता है ना, उसको बोलते हैं रेलेवेंट अमाउंट। और फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं और फर्दर हम आगे ले चलते हैं। यानी मैं अगर इसका आंसर यहाँ लिख भी दूं आपकी सहूलत के लिए, ताकि रेलेवेंट अमाउंट आपको नजर आए, और पेपर में आप भले लिख भी देना, कोई मसला नहीं है। ये 3 क्यों यहाँ आ गया? 3 को बाहर लेके जाओ, चलो जाओ भाई 3, जाओ उधर जाओ, तंग नहीं करो 3 हमें। अगर मैं इस ब्रैकेट का आंसर यहाँ लिखूं तो क्या होगा? 3850। कितना? 3850। 50। ये 3850 का नाम मैंने अभी आपको बताया, इसका क्या नाम है? रेलेवेंट रेलेवेंट अमाउंट।
रेलिवेंट अमाउंट क्या है? 3850 है। और हायर ऑफ का जो आंसर लेके आए हो मैदान में वो कितना है? 1020। रेलेवेंट अमाउंट क्या है? ज्यादा। हायर ऑफ का आंसर क्या है? कम। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट बोलती है हमको तो टैक्स टुकड़ों में ही चाहिए। और कितने टुकड़ों में चाहिए? 2 टुकड़ों में चाहिए बाबा, एक साथ टैक्स नहीं लेगा हम तुमसे। ऐसा टैक्स पेयर जिसका रेलेवेंट अमाउंट ज्यादा हो हायर ऑफ वाली अमाउंट से, तो गवर्नमेंट ऑफ यूके उससे टैक्स 2 टुकड़ों में लेती है और पिछले साल की वैल्यूज की बेसिस पे लेती है। ये बात आपको समझ आती है है। जी? ठीक। कोई तकलीफ? एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। मिस्टर अहमद रजा, मिस्टर अहमद रजा साहब हैं हमारे पास। इनका क्वेश्चन है, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि भाई इन साहब जो हैं छोटे से, क्योंकि मेरे बेटे का नाम ही अहमद रजा है, तो इन हजरत को पीओए रिक्वायर्ड है भी कि नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं। अब गवर्नमेंट ऑफ यूके 2 हिस्सों में टैक्स लेती है ना, पीओए 1 और पीओए 2। हम 22-23 की बात कर रहे हैं। हमें पीओए निकालना आता है। एक फार्मूला है पीओए निकालने का। पीओए निकालने के लिए पिछले साल का डेटा लेते हैं ना। पीओए निकालने के लिए कौन सा डेटा लेते हैं? हमेशा पिछले साल का डेटा लेते हैं। करेक्ट और रॉन्ग? तो पिछले साल का डेटा लेते हैं। तो पिछले साल का डेटा क्या है? पीओए निकाल रहा हूं। पिछले साल का क्या लेना होता है हमें? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है? 9400। 9400। एनआईसी और क्या करते हैं इसमें? NIC 4 को प्लस करते हैं ना, जी। और पेई को माइनस करते हैं। करेक्ट? जी। यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया था, मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है, प्लस और माइनस जो फार्मूले में लिखा है वही है, बस लाइन नहीं लगी हुई थी। NIC 4 को प्लस करो, कितनी आएगी? 700। और क्या माइनस करते हैं? पेई। बाकी कुछ भी नहीं लेते ना। जी। क्या अमाउंट आया? क्या आंसर आया? आठ हजार आया। जी। इस 8000 का क्या नाम होता है? रेलेवेंट अमाउंट। करेक्ट? रेलेवेंट अमाउंट। जी। रेलेवेंट अमाउंट के 2 हिस्से कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। एक होता है पीओए 1 का अमाउंट जो कि 4000 होगा, वो पे होगा 31 जनवरी 2023 टैक्स ईयर के अंदर। और ये दूसरा अमाउंट भी 4000 ही हमेशा सेम होंगे, वो पे हो जाएगा जुलाई 2023 में। पीओए निकाल दिया। पीओए निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल है क्या ये बंदे को वाकई पीओ में पेमेंट करनी थी? पीओए रिक्वायर्ड था? आपने पीओए निकाल दिया, आपने पीओए निकाल के बता दिया मुझे कि सर ये है, ऐसे होता है पीओए। लेकिन क्या वाकई मिस्टर अहमद को पीओए रिक्वायर्ड भी था कि नहीं था? यानी आपने टेस्ट तो परफॉर्म किया ही नहीं। तो जब भी याद रखना पेपर में पीओए निकालने के लिए आएगा, तो पहले आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि भाई इस बंदे को वाकई पीओए में देना है, टुकड़ों में देना है कि वन शॉट देना है। तो पीओए का टेस्ट कैसे सिखाया था? मैंने बताया थोड़ी देर पहले। रेलिवेंट अर्निंग्स, रेलिवेंट अमाउंट लिख लो। कितनी रेलिवेंट अमाउंट आई है? 8000 आई है। 8000। और एक फार्मूला बताया था हायर ऑफ। हायर ऑफ क्या? लिमिट थी एक। लिमिट और
वो लिमिट कितनी थी? 20% of income tax. 1000 की। हजार. और 20% of income tax, the income tax we do have is 9400. So the 24% of income tax is 1880. एक सवाल है सर, यहाँ पे पिछले सवाल में तो चलो आपने इनकम टैक्स लिया, क्योंकि वहां तो NIC 4 था ही नहीं ना, वहां पे NIC 4 नहीं था, तो ठीक है ये 0 था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे NIC 4 भी है, तो याद रखना ये 20% में NIC 4 भी एडअप होगा। NIC 4 और इनकम टैक्स दोनों एडअप हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है, और इसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो हमारे पास इनकम टैक्स था, NIC 4 भी था, दोनों को एडअप किया, उसका निकाला 20%। कितना आंसर आया? 2020. इन दोनों में से क्या करना होता है, किसको बाहर लेके जाते हैं? Higher of. हायर ऑफ। फिर टेस्ट क्या है, रेलेवेंट अर्निंग ज्यादा है और हायर ऑफ का आंसर कम है, तो क्या जवाब होता है इसका? जब ये हो जाता है, 8000. ये होता है अगर, तो क्या हम बोलते हैं इसको कि POA रिक्वायर्ड। इस बंदे को 2 टुकड़ों में क्या करना है, अपना टैक्स पे करना है, और 22-23 का टैक्स 2 टुकड़ों में 21-22 की वैल्यूज पे कैलकुलेट होगा, जो कि 4-4 हजार आएगा, और 31 जनवरी और 31 जुलाई 2023 में पे होगा। ये टेस्ट में अगर रेलेवेंट अमाउंट ज्यादा हो एक्सेस हायर ऑफ की अमाउंट से, तब ही POA की वर्किंग करेंगे, वरना हम एग्जामिनर को बोल देंगे कि बेटा नो POA रिक्वायर्ड, देयर इज नो POA रिक्वायरमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आया है। 20% ऑफ इनकम टैक्स, और जब NIC 4 दी हो तो NIC 4 भी उस 20% की वर्किंग में एडअप आप कर लेंगे। यहां तक सुकून से, इत्मीनान से देखिए, POA खत्म हो रहा है। कोई सवाल जहन में आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा। नहीं सही है, आगे समझना. अब हम एक क्वेश्चन और शेयर करेंगे, वेट अ मोमेंट। कैप्लन क्वेश्चन नंबर 87। पूछने वाले ने पूछा कि भाई POA फॉर अब्दुल बताओ, हमारे मोहतरम अब्दुल साहब POA कितना देंगे? तो पहले हमने बोला भाई अब हमें निकालने सर ने सिखाया हुआ है, लेकिन सर ने कहा था बेटा पहले सॉल्व करने से पहले POA रिक्वायर्ड है ये चेक कर लेना, और POA रिक्वायर्ड है या नहीं है ये चेक करने अब हमें आता है। कैसे सिखाया था? तो सिखाने वाले ने सिखाया था रेलेवेंट Relevant amount 620 है. हम 22 300 प्लस. 22-23 पे हैं, तो 21-22 का डेटा देखेंगे, 22-23 का डेटा तो POA के लिए देखेंगे ही नहीं, POA के लिए जी. पिछला साल देखेंगे। तो रेलेवेंट अमाउंट कैसे आई, इनकम टैक्स प्लस NIC 4. और माइनस पेई विच इज नॉट गिवन। 620 रेलेवेंट अमाउंट तशरीफ लाई, एम आई राइट और रॉन्ग? जी. चले जी, फिर क्या करेंगे? हायर ऑफ निकालना है. हायर ऑफ किया, लिमिट एंड आर की लिमिट 20% of 20% ऑफ इनकम टैक्स एंड NIC 4। तो 3 2 6 60 आया, मेरे ख्याल में 60 आएगा। इन दोनों में से जो हायर है वो है 1000, उसको लिख दिया बाहर। हाँ. अब क्या, हाँ. यहाँ पे देखो पहली बार हो रहा है, रेलेवेंट अमाउंट कम है और ये ज्यादा हो रही है, मतलब POA खल्ली वल्ली। we हाँ नहीं है तो D होगा. we will not do any calculation for POA, आंसर इज D। सर आप तो पहले सही.
कैसे, तो बेटा वो तो मैं निकालने सिखाता था कि ऐसे पीओए निकालते हैं, लेकिन मैंने रूल भी बताया था कि जब पेपर में करोगे तो पहले पीओए बनाना भी है, पीओए चाहिए, पीओए होगा कि नहीं होगा पहले ये तो चेक करोगे ना। तो हमेशा एग्जाम में इसी तरह सॉल्व होगा। फर्स्ट यू आर गोइंग टू टेस्ट इज पीओए रिक्वायर्ड और नो। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया नहीं चाहिए पीओए, खल्ली वल्ली पीओए, तो हमने पीओए की वर्किंग नहीं की। दैट्स इट। सही है। पीओए विद रिवीजन किट हमने पीओए को निपटा दिया है। अब हम आपको आगे लेके बढ़ेंगे और हम बात करेंगे बैलेंसिंग पेमेंट की। आज की क्लास में, इसी क्लास में हमने बैलेंसिंग पेमेंट का एक अदर छोटा सा नन्ना मुन्ना सा फार्मूला देखा था और ये आपको बताया था कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग बैलेंसिंग पेमेंट, हम हमेशा जिस टैक्स ईयर पे खड़े हैं ना उसी टैक्स ईयर का डेटा लेते हैं और बैलेंसिंग पेमेंट की जो डेट है, जिस दिन बैलेंसिंग पेमेंट होती है, वो डेट क्या है वो भी आपको बताई थी। यहाँ देखिए ऊपर अभी गई है, बैलेंसिंग पेमेंट की डेट क्या होती है, यही डेट होती है ना, 31 जनवरी 2024। अब हम ये फार्मूला भी हमने आपके सामने लिख दिया दोबारा और इसकी डेट भी आपके सामने स्क्रीन पे शो करा दी। ये ज्यादा अपने को सोचना ही ना पड़े ना, हर चीज हम सामने रख देते हैं। ये बैलेंसिंग पेमेंट अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। बैलेंसिंग पेमेंट कौन से साल की सर, 22-23। क्वेश्चन रॉड्रिक वाला है जो ऊपर अभी हमने सॉल्व किया था। रॉड्रिक कहाँ गया, ये रहा रॉड्रिक, यही है ना रॉड्रिक, ठीक। इसी की कंटिन्यूटी है। और कहने वाला कह रहा है कि भाई हुआ ये कि जब साल खत्म हुआ ना तो इसकी जो, आपको पता ही चला कि इनकम टैक्स जो फाइनल बनता है ना वो बनता है 7629 और इसमें से 1635 जो है वो पेई के फॉर्म में उसने दे भी दिया है। अब देखो रॉड्रिक का क्वेश्चन है ना, रॉड्रिक वाला ये हमने अभी सॉल्व किया है। पीओए 1, पीओए 2 अभी हमने निकाले थे। 22-23 के लिए रॉड्रिक कितना पीओए पे करता था तो जरा देख लेते हैं ऊपर जाके, कोई टेंशन थोड़ी है। कितना पीओए किया था इसने, रॉड्रिक ये रहा सर, इसका पीओए का अमाउंट था 1925, नजर आ रहा है ठीक। 1925। तो इसने 1925 1925 मिल मिला के कितना हो गया, 8 और टोटल ये रेलिवेंट अमाउंट हो गई ना। दो पीओए का टोटल रेलिवेंट अमाउंट होती है कि नहीं होती। ठीक। अब इसने इतना पीओए किया हुआ है। अब मैंने निकालनी है बैलेंसिंग पेमेंट। बैलेंसिंग पेमेंट का फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे है, ये रहा। बैलेंसिंग पेमेंट निकालने के लिए जो डेटा यूज होता है वो होता है अपने टैक्स ईयर का, यानी 22-23 का। 22-23 का इनकम टैक्स कितना लर्न किया, आपको कितना पता चला, 7629। एनआईसी टू निष्ठा मणा नहीं दी हुई, एनआईसी फॉर निष्ठा नॉट हियर, सीजीटी नॉट अवेलेबल, पेई, पेई कौन सा लेंगे भाई, 22-23 का ही लेंगे क्योंकि बैलेंसिंग पेमेंट में हर चीज साल का। ही आती है। और पीओए की फॉर्म में सर दो मर्तबा 1925 एंड 1925 आप दे चुके हो, इकट्ठा भी 3850 माइनस करो या 1925 दो बार कर दो, आई डोंट माइंड। बैलेंसिंग की अमाउंट आ जाएगी कि पिछले साल का ये वो अमाउंट है, यानी आपने 3850 दिया है, 7629 बना है, 1635 दे चुके हो, 3850 भी दे चुके हो, तो मजीद कितना दोगे ये लोगों, कितना। 2144। हाँ 2144। 2144 will be the amount which is balancing payment, or we knows that the balancing payment will be payable to the government by 31st January 2024. Any सवाल? नहीं। Very good. I am trying to share another question. Just a moment, please.
There is a question at your screen. Is it visible now? A. डेट देखो, डेट, और पूछा गया है ये देखो, बैलेंसिंग पेमेंट 22-23 के लिए बताओगे। शाबाश, पहले तो ये बताओ 22-23 के लिए बैलेंसिंग पेमेंट, बस इतना पढ़ो और यही बता दो बस, इससे ज्यादा नहीं। स्टार्ट प्लीज। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। बैलेंसिंग पेमेंट कौन से साल की? 22-23 की। किस दिन पे होती है? 31 जनवरी 2024। कैसे पे होती है? पिछले साल का नहीं, 22-23 के ही डेटा पे काम होता है बैलेंसिंग का। क्या फॉर्मूला है? Income tax plus NIC2 plus NIC4 plus CGT minus pay minus POA 1 and 2. तो अब इसको फिगर्स में बताइए। इनकम टैक्स कितना? 10,800 plus 164 164 plus टू 800 NIC4 plus 442 CGT minus 2500 माइनस 2500। क्या है ये? पेई है। और माइनस minus पीओएस। 8,000 पीओएस की फिगर दी है ना, दे मेड पीओएस, स्नेक वाला रूलर। कितना? minus 8,000 8,000। दो पीओएस, दो है ना, एस लिखा हुआ है, तो कितना आया भाई? जी 57। 5706. ये एक बैलेंसिंग पेमेंट आ गई भाई। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त बेहतरीन। बट दैट्स नॉट द आंसर। ये आंसर मैं कहता हूं समझाने के लिए कि ये एमटीक्यू में आया और ये बॉक्स है। अगर इसमें 5706 लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कुछ और भी फरमा रही है। रिक्वायरमेंट के लिए बैलेंसिंग पेमेंट बताओ, मैंने बताई, आपने सही निकाली। फिर कहते हैं भाई ये बताओ कि अगले साल 23-24 का पहला पीओए कब पे होगा? है ये क्या हो गया? तो भाई एक रूल याद करो, पीओए 1 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर पे होता है ना, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर होता है, करेक्ट और रॉन्ग? जी और पीओए 2 आफ्टर टैक्स ईयर पे होता है। ये 31 जनवरी और ये 31 जुलाई। अगर ये 22-23 है तो इसके लिए जनवरी कौन सी होती थी? 23। और ये जो 23 है तो वही 23 है, दोनों सेम ईयर होते हैं ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मैम। अब इसने सर हमसे पूछा है 23-24, तो 22-23 की डेट्स याद है ना, तो 23-24 की डेट्स क्या होंगी? सर 22-23 की जनवरी 23 थी, तो 23-24 अगला साल है तो 24-24 हो जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया, करेक्ट, यू आर राइट। साल के हिसाब से डेट है ना, टर्निंग पुडिंग लाइक दैट। जी एनी प्रॉब्लम्स? अब इसने हमसे पूछा 23-24 का पीओए, जी तो हमने कहा अच्छा बेटा हमसे पंगा, हमें 22-23 रटा हुआ है पक्का, तो 23-24 हम 1 प्लस करके निकालेंगे, +1 खलास, ये आ गया 24, खत्म, खलास, टेंशन ही कोई नहीं है। डेट भी पता है हमें, 31 जनवरी 2024 को पे होगा, और 23-24 का पीओए है, पीओए, तो पीओए 22-23 की वैल्यूज की बेसिस पे कैलकुलेट होगा। पीओए का फार्मूला क्या था? तीन चीजें। 22-23 का इनकम टैक्स, ये 22-23 का डेटा ही तो दिया हुआ है, 22-23 का इनकम टैक्स, 22-23 की NIC4 इसमें प्लस करो, NIC4 800, 22-23 का पेई माइनस करो, डिवाइडेड बाई इतने, यानी डिवाइडेड बाई 2। द आंसर इज, आंसर इज, हेलो,
कोई है? $4,550। चेक कीजिए, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी। अब एक बात, सर इससे रिक्वायरमेंट दो चीजें पूछी, हम इसको ऐड कैसे कर लें? कुछ बच्चे ऐसे होशियार होते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं, तो उनको भी हम जवाब देते हैं, हम सबको बताते हैं, हमारा काम है पढ़ाना। तो तकरीबन 13-14 साल से टैक्स पढ़ा के अब हमें ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया होता है कि बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा है। सर ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ऐसे कैसे प्लस कर दें? तो बेटा रिलैक्स। इसकी डेट क्या है सर? 31 जनवरी 2024। पीओए 1 23-24 का क्या डेट है? अरे अरे सर कॉमन हो गया, सेम डेट है। अरे कॉमन हो गया सर। तो बेटा ऐसा ही तो है, एग्जामिनर कभी भी भंड नहीं मारेगा। ही इज नॉट आइस पाकिस्तानी एग्जामिनर, गोरा एग्जामिनर है, 10 बार पेपर वेरीफाई हो गया आता है। तो ये देखो, ये है सेम डेट पे दोनों पे हो रहे हैं भाई, इसलिए एक ऐड एमसीक्यू, कर दें। हाँ एक एमटीक्यू में ये आंसर लिखना होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो दोनों को ऐड करके लिखोगे क्योंकि दोनों का डेट सिमिलर है। अगर एक चीज लिखी तो इतनी मेहनत करोगे, आंसर 0 मिलेगा, मार्क मिलेंगे 0। तो इस तरह से भी एग्जाम में खेला जाएगा। तो ये तो भी आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे है इसको देख लेते हैं। बैलेंसिंग पेमेंट की बात है। जेनेट इनकम टैक्स एंड कैपिटल गेन्स लायबिलिटी फॉर 22-23 was this and that. Of the 25,000 income tax liability, tax of this was deducted on source, टक टक टक, पेमेंट ऑफ अकाउंट 22-23 की इतनी हो चुकी है। यानी सीधी जबान में मैं कहूं तो बैलेंसिंग पेमेंट मांगा है कौन से टैक्स ईयर के लिए? हमारे 22-23। 22-23 के लिए जो होता है उसकी ड्यू डेट क्या होती है? 31 जनवरी 2024। तो ये हमें पता चल गया, तो हमें पता है अब कि बी या डी में से एक आंसर है। आधा सवाल जी। सॉल्व कि बी और डी में से एक आंसर है क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है। अब आंसर निकालते हैं भाई। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं? फार्मूला क्या था इसी साल का? मुझे बताओ जरा, डेटा बताओ। इनकम टैक्स कितना? 25,000 प्लस 0 25 प्लस एनआईसी प्लस 2 400 एंड प्लस 5,000 5 माइनस 5,400 -5400 पे ही है, और माइनस 18,000 के एस लगा हुआ है, एस इंस पीओएस, राइट? जी। कितना? 6,600 आ रहा है। 6,600। डेट पहले तय हुई हुई थी, नंबर अब कंफर्म हो गया। ठीक। रेमिटेंट किट से भी हमने बैलेंसिंग पेमेंट को देख लिया है। ये हमारे पास बड़ा अजीब सा चैप्टर है, और इसमें ये अजीबो गरीब सी वर्किंग है, लेकिन ये जरूर करना है, इससे एमटीक्यू भी आए हैं। सही है, इस चैप्टर से पूरा 10 मार्क का एमटीक्यू भी आ जाता है। हमने अभी आपको इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ाई, यानी आज की क्लास में 3 चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज, रिटर्न्स कब जमा होते हैं। दूसरी चीज, बैलेंसिंग पेमेंट ऑन अकाउंट। तीसरी चीज, बैलेंसिंग पेमेंट। बाकी इस चैप्टर को नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट क्लास जो है उसमें खत्म करेंगे। और अब जो रह गया है वो एक छोटी सी कैलकुलेशन, और फिर इसमें थ्योरी थ्योरी बाकी है। न्यूमेरिक्स का मोस्टली जो है वो आज की क्लास में कवर हो चुका है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज।